अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़द मकरू मकरहुम व इंदल्लाहि मकरुहुम व इन कान मकरुहुम लितज़ूल मिनहुल जिबाल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तअल्लम इल्मन मिम्मा यब्तगी बिही वजहल्लाह अज़्ज़ वजल ला यतलमहु इल्ला लियस्बी बिही गर्ज़न मिनद दुनिया लम यजिद अरफ़ल जन्नह यौमल क़ियामा। औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तालीम के तेज़ाब में डाल इसकी खुदी को, तालीम के तेज़ाब में डाल इसकी खुदी को, हो जाए मुलायम तो जिधर चाहे उसे फिर। मोअज़्ज़िज़ मेहमानान, बुज़ुर्गान दीन, बुज़ुर्ग, मेरे भाइयों और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जैसा कि ये हमारा सेमिनार मुनक्कद किया गया है ये तालीमी पॉलिसी के लिए, क्योंकि उमूमी प्रोग्राम होते नहीं हैं, बहुत कम प्रोग्राम होते हैं, तो हमने कोशिश की है कि महाराष्ट्र के हर ज़िले में इस जो है इसको आम किया जाए। क्योंकि सबसे पहला, जैसा हमारे अभी फ़ाज़िल मुकर्रिर ने बयान किया आपके सामने, ये पॉलिसी अमल में आ चुकी है। कल अगर आपने देखा होगा, कल 29 जुलाई 2023 को अखिल भारतीय शिक्षा समागम का ओपनिंग हुआ। कल आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर जो नया ऑडिटोरियम बनाया गया, जिसको भारत मंडपम कहा गया, इसके अंदर जो है इनाग्रेशन हुआ कल। और 3 दिन का सेमिनार दिल्ली में चल रहा है इस वक्त, और इसी पॉलिसी की 3 साल की अचीवमेंट्स मना रहे हैं। और वो आपने कल देखा होगा, कल पूरे टेलीविज़न पे लाइव था ये। तो ये पॉलिसी आ चुकी है, पर आज भी हमको इसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो इसी के घर से रखा गया है कि मुस्लिम आवाम को कम से कम पता तो चल जाए। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि लोग भी कहते हैं कि मुसलमान ही क्यों बेचैन होते हैं, मुसलमानों को ही क्या बेचैनी है, दूसरे तो कभी कुछ करते नहीं कोई। तो ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हम वो ज़िंदा कौमें हैं जो जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती हैं, और हरकत हमारे अंदर ही होती है। मुर्दा कौमों से कोई उम्मीद नहीं रखता, किसी को उम्मीद है तो मुसलमानों से ही है। और मैं हमेशा सुहास पाड़शीकर एक 89 बरस का पॉलिटिकल साइंटिस्ट है पूना का, वो कहता है कि ये हिंदुस्तान की हालत बदलने वाली नहीं है। अगर बदलना है तो सिर्फ 2 कौमें बदल सकती हैं, या तो लेबर बदलेंगे जैसा फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था, या तो मुसलमान। ये उसका एनालिसिस है पॉलिटिकल एनालिस्ट का, जो इंडियन एक्सप्रेस में लिखता है और पूरी हिंदुस्तान को पॉलिटिकल एनालिस्ट बताता है। और आज मौजूदा गवर्नमेंट के बारे में कहता है कि ये गवर्नमेंट ने डेमोक्रेसी ख़त्म कर दी। बहरहाल, तो इसीलिए हम, क्योंकि ऐसा बहुत बार ऐसा महसूस होता है कि ये पॉलिसी हमारे ख़िलाफ़ है। हमारे ख़िलाफ़ कुछ नहीं है, हमारे ख़िलाफ़ तो पूरी दुनिया है, शैतान हमारे ख़िलाफ़ है। हमारे ख़िलाफ़ जो है पूरा एक मुनज़्ज़म निज़ाम है। मैंने जो आपके सामने आयत पढ़ी, अल्लाह ताला ने जो आयत कही हमारे बारे में कि ये उन्होंने अपनी सारी ही चालें चल देखी हैं, मगर उनकी हर चाल का तोड़ अल्लाह के पास था। अगरचा इनकी चालें ऐसी गज़ब की थी कि पहाड़ उससे टल जाते। साजिशें तो दिन रात लोग करते रहते हैं, हमको पता ही नहीं कि क्या क्या साजिशें करते हैं। पर ये साजिश ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे लिए, क्योंकि हम वो दीवार हैं, इसलिए सबसे पहले हमको महसूस होता है कि हमारे ख़िलाफ़ हो रहा है। पर ये पॉलिसी तमाम इंसानियत के ख़िलाफ़ है, क्योंकि ये उन लोगों के ज़रिए बनाई गई है। अगर किसी और प्राइम मिनिस्टर के दौर में ये पॉलिसी आती तो फिर भी समझ में आता। हम उस प्राइम मिनिस्टर के दौर में जी रहे हैं जिसकी डिग्री का पता नहीं आज तक, और वो दुनिया को तालीम बनाने की कोशिश कर रहा है। 2 मिनिस्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बताया कि उसकी डिग्री ये है, जिसमें होम मिनिस्टर भी था। बाद में पता चला कि प्रिंटेड डिग्री आती नहीं थी उस ज़माने में। तो अभी भी वो मसला चल रहा है। ऐसे प्राइम मिनिस्टर के दौर में हमको तालीम सिखाई जा रही है। और कल का अगर आप उसका लेक्चर सुनेंगे तो आपको पता चलेगा प्राइम मिनिस्टर का, जिसमें कहा उन्होंने कि
प्राचीनता और आधुनिकता दोनों साथ चलेंगे हिंदुस्तान में, प्राचीनता और आधुनिकता। अब प्राचीनता क्या है? जो इनके पूजा पाठ, मूर्त, रिवायात, ये सब प्राचीन है। इसी का नतीजा है, आप देख रहे हैं कि कोई भी चीज़ आज ओपनिंग होती है तो उसको क्या होता है, हवन पूरा सब मनाया जा रहा है आजकल। पहले ये सेकुलर मुल्क माना जाता था, ये सब होता नहीं था, पर ऐसा कुछ बचा नहीं है। राफेल भी आता है तो उसको 3 टीके लगाए जाते हैं। वो राफेल देने वाले परेशान हो गए कि ये क्या कर रहे हैं, मतलब ये बना हमारे पास, पूजा यहाँ क्यों हो रही है इसकी। पर भाई ये क्योंकि हम प्राचीनता को आधुनिकता के साथ लेके चल रहे हैं। इसीलिए जब सैटेलाइट भेजा गया, 17 कंट्रीज़ का मिलकर एक सैटेलाइट भेजा गया जर्मनी से, तो उस सैटेलाइट के अंदर हिंदुस्तान का जो सैटेलाइट गया उसके अंदर क्या भेजा होगा आपको पता चलेगा। उस प्राचीनता और आधुनिकता का जो मिलन है वो देखिए। उस सैटेलाइट के अंदर एक भगवत गीता और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का फोटो भेजा गया, जो जाके ऑर्बिट में रहेगा। ये है प्राचीनता और आधुनिकता एक साथ। बहरहाल ये इसलिए बता रहा हूँ कि जिनकी नीयतें ख़राब होती हैं उनसे आप कोई उम्मीद नहीं रख सकते। जो कौमें जुल्म जानती हैं, आज हम देख रहे हैं मार्च मई से लेके अब तक मणिपुर जल रहा है, जहाँ इंसानियत पिस रही है, पूरी दुनिया में हाहाकार मच रहा है और पार्लियामेंट में उस पर बहस नहीं हो रही है। जिनकी नीयतें जुल्म पे बरपा होती हैं उनसे उम्मीद खैर की उम्मीद नहीं की जा सकती। तो जब नीयत ख़राब होती है तो नीति भी ख़राब होती है। तो पॉलिसी इसी वजह से ख़राब है, जैसा हमारे भाई फाजिल भाई ने बताया कि जब पॉलिसी बनी थी उसके बारे में बताया गया कि हमने कितने लाख लोगों से, हमने तकरीबन 2 लाख लोगों से राय ली है। और कुछ जगह बताया गया कि भाई हमने जो है बहुत सारे लोगों से मशवरा किया। अब आपको ताज्जुब होगा कि मशवरा किससे किया उन्होंने। इस ड्राफ्ट के बारे में जब डिस्कशन करना था तो उससे कोई टीचर एसोसिएशन से कंसल्टेशन नहीं किया उन्होंने, किसी स्टूडेंट एसोसिएशन से नहीं किया, सिवाय एबीवीपी के। एक एबीवीपी थी जिससे उन्होंने मशवरा लिया, और एबीवीपी क्या है आपको पता है सबको। तो ये जो है ऐसी नीयत से जब काम किया जाए तो क्या होता है। उन्होंने कहा कि हम जो है ज़ुबानों को प्रमोट कर रहे हैं, इंटरनेशनल लैंग्वेजेस सिखाएंगे हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ज़रिए। अब इंटरनेशनल लैंग्वेज में देखेंगे आप तो छोटे छोटे मुल्क, जापान, जापानीज़ का नाम है, चाइनीज़ का नाम है, और जो है एकदम छोटे छोटे स्वीडन, ऐसी ज़ुबानों का भी जिक्र है। अरबी का जिक्र नहीं है उसके अंदर, एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। जबकि अरबी 30%, दुनिया की आबादी 30% आबादी जो है अरबी जानती है और अरबी में जो है डील करती है। आज दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस के मरने के बाद, स्टीफन हॉकिंस फिजिक्स का सबसे बड़ा साइंटिस्ट था, उसके मरने के बाद आप सर्च कीजिए गूगल पे, सबसे बड़ा साइंटिस्ट बचा कौन है आज। सबसे बड़ा साइंटिस्ट है जिम अल खलीली। दुनिया का आज सबसे बड़ा साइंटिस्ट है जिम अल खलीली। उसका नाम है जमील सादिक। ये ऑक्सफोर्ड का प्रोफेसर है, 17 जगह, हार्वर्ड, MIT, जितने भी बड़ी इंस्टीट्यूट्स हैं, कैम्ब्रिज, सब के अंदर ये गेस्ट लेक्चरर है। और इसकी किताब है, इसने अभी 2016 में किताब लिखा। इसने कहा कि अरेबिक इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस। वो कहता है मैं मदरसे का फारिग हूं, मैं अरबी पढ़ा हुआ हूं, इसीलिए मुझे फ़क्र है। उसने कहा कि अगर अरबी ना होती तो साइंस नहीं होता। किताब लिखी है उसने पूरी, अभी छपी हुई है वो ऑक्सफोर्ड से। उस जबान को इन्होंने निकाल दिया, उसको है ही नहीं NEP के अंदर अरबी का कोई। ये बताती है कि इनकी नीयत क्या है। तो इसी वजह से इंडिया के अंदर जो बड़े बड़े प्रोफेसर्स के एसोसिएशंस हैं, टीचर्स के एसोसिएशन, उन्होंने बहुत कंडेम किया इस पॉलिसी को। यहाँ तक कि टीचर्स एसोसिएशन की दिल्ली की जो सेंट स्टीफन कॉलेज की प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर, उसका नाम है नंदिता नारायण, उसने कहा ये NEP का मतलब है नेशनल एक्सक्लूजन पॉलिसी। ये एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, एक्सक्लूजन पॉलिसी है कि लोगों को तालीम से कैसे निकाला जाए। इसी का नतीजा देखते हैं हम कि अभी आपने देखा होगा, पहले BA MA करने के लिए जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जाते थे तो लोगों को आराम से एडमिशन मिल जाता था। अगर 90% है, 99 होते थे तो मिल जाता था, JNU में मिलता था, कहीं भी मिलता था।
आर्ट साइंस की बात कर रहा हूँ मैं आपको, जो बीए बीएससी को एडमिशन लेते थे लोग, अब इन्होंने क्या किया, CUET एग्ज़ाम रखा हुआ है जो पिछले साल से नाफिज हुआ, 2 साल से चल रहा है। CUET क्या है, उन कोर्सेज के लिए भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा अब, और वो एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसे होगा, 9 सब्जेक्ट्स का टेस्ट होता है वो, और पिछला जो एग्ज़ाम हुआ उसके अंदर 80% बच्चे फेल हुए हैं, 80% बच्चों को एडमिशन मिला ही नहीं। क्या है ये, नेशनल एक्सक्लूजन पॉलिसी के कैसा निकाला जाए। तो ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, ताकि जिस पॉलिसी के बारे में हमको पता ही नहीं है तो हम उसके बारे में क्या करेंगे। हमारे अगले मुकर्रिर जो है आपको बताएंगे हमारा लाहे अमल क्या है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ आपको जो है इसकी खामियां बताकर जो है डराने के लिए आए, वो नहीं है। मुसलमान कभी भी किसी चीज़ से डरता नहीं। मैंने कहा ना, हमारे पास तो अल्लाह का हाथ है हमारे सर पे, अगर हम कोई चीज़ थाम ले तो हमको कोई रोक नहीं सकता। बस यही है कि वो आज़्म करना है, इसलिए जो है ये पूरा हमने जो है इंतज़ाम किया है ताकि उसके लिए हम कोशिश करें। और तमाम इंसानियत को हम ही से उम्मीद है, बाकी किसी से उम्मीद नहीं है। मगरिब दम तोड़ रहा है, उसकी जो घटिया पॉलिसी थी उस वजह से दम तोड़ रहा है। हालत क्या है आज मगरिब का, आप देख लीजिए कि आज आधे से ज़्यादा लोग तो जहनी बीमार हैं। इनफरादियत पसंद इतने ज़्यादा हो गए। मैं हमेशा एक मिसाल देता हूँ, यूरोप के अंदर एक कॉमन चलन है, मतलब इनफरादियत कितनी आ गई ये देखिए कि मुकद्दस रिश्ते तो ख़त्म हो गए, उनके पास कोई रिश्ते के नाम की चीज़ नहीं बची। जो सबसे मुकद्दस रिश्ता होता है, सबसे करीबी रिश्ता मियाँ बीवी का रिश्ता है। पर वहाँ का हाल ये है कि मियाँ बीवी जब होटल में जाते हैं तो शौहर अपने पैसे अलग भरता है, बीवी अपने पैसे अलग देती है। और कभी प्यार आ ही गया उस दिन और बिल दे दिया तो बिल संभाल के रखते हैं, तलाक होता है तो वापस वसूल करते हैं उसको। तो ये जो तसव्वुर था इल्म का, उसने इतने घटिया दर्जे पे ला दिया उनको कि वो ख़त्म हो गए। तो उस तालीम का तोड़ के नाम पे इन्होंने एक ऐसी तालीम लाई है अभी जिसको जो मुशरिकाना है, और जो इनकी तहजीब, जैसा भाई ने बताया एंशियंट इंडिया, व्हाट इज़ एंशियंट इंडिया, अगर आप देखेंगे तो उस पूरी पॉलिसी के अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो संस्कृत, पाली इसके अल्फाज हैं, और वो पूरे बयान करते हैं पूरे मनुस्मृति के। जैसे उन्होंने बताया कि 4 अध्याय जो अहम हैं, जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, वो उसी मनुस्मृति के अध्याय हैं जिसको इन्होंने इसमें एज इट इज़ कॉपी किया है। तो ये उसी तरफ ले जाने की इनकी कोशिश है। और इनका कहना है कि 2035, कल के लेक्चर में प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अभी 25 साल लगेंगे हमको, मतलब वो कितने हो गए आज, 25 मतलब 45 हो गया हो। अभी तक 2035 की बात होती थी, अब 2040 की बात हो रही है कि तब जाकर मुकम्मल प्राचीन हिंदुस्तान जैसा था वैसा बनेगा। और हम जो है सोने की चिड़िया थे और हम थे फलाना थे, जो भी बोलते हैं ये हमेशा। जबकि शशि थरूर ने 2016 में किताब लिखा और उसमें लिखा कि हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया मुगलों ने बनाया। उसने पूरे 17 पेजेस लिखे हैं औरंगज़ेब के ऊपर, और कहा कि औरंगज़ेब के दौर में हिंदुस्तान की जीडीपी जो है 26% थी। 26, हिंदुस्तान की जीडीपी कितनी थी, 26। 44 यूरोपियन ममालिक मिलाकर भी इतनी जीडीपी नहीं थी जितनी एक हिंदुस्तान की थी। उसने पूरी किताब लिखी हुई इसी पे कि ये जो दावा कर रहे हैं ये सब झूठ है, और शशि थरूर ने लिखा है। अभी आप सुन रहे होंगे एक नारा चल रहा है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। हम जो है तीसरा मुल्क बन जाएंगे सबसे बड़ी इकोनॉमी का। इनसे पूछिए कि पहले 2 मुल्क कौन है। पहला मुल्क है अमेरिका जिसकी इकोनॉमी है 26 ट्रिलियन। दूसरा मुल्क है चाइना जिसकी है 21 ट्रिलियन। हमारी कितनी है आज, 3 ट्रिलियन भी नहीं है हमारा, 2 और 2.5 ट्रिलियन के करीब है। हम 5 ट्रिलियन जाएंगे उसके जश्न मना रहे हैं। और पर कैपिटा इनकम सबसे कम है हिंदुस्तान का। पिछले 10 साल में सबसे कम पर कैपिटा इनकम हुआ इंडिया का, और लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि हम महासत्ता बन जाएंगे। तो ये सब इसलिए है क्योंकि आज प्रोपेगेंडा का दौर है। ऐसे दौर के अंदर हमने कोशिश की है कि ये जो पॉलिसी है इसको आज हम थोड़ा समझें, और किस तरह से बातिल जो है इसके ज़रिए से मुसलमानों को या पूरी इंसानियत को, मुसलमान इसमें सिर्फ मुसलमान नहीं, आप कभी मत समझिए कि मुसलमानों के लिए, मुसलमान कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेते। मुसलमान इतनी तेज़ कौम है कि जब नौकरियां नहीं मिली तो क्या किया मुसलमानों ने, मुसलमान मांग के खा रहे हैं क्या आज?
मुसलमान वो करते हैं जो कोई नहीं करता, हर चीज़ करने के लिए तैयार होते हैं। जब अपने इज्जत की बात आती है तो मांगना नहीं पसंद करते, पर हर काम कर सकते हैं, मेहनत करते हैं, उसी में जो है नाम कमाते हैं। तो ये जो है इसी से डर है इनको कि मुसलमान कुछ भी कर सकता है। तो बहरहाल मुसलमान तो कर लेता है, पर जो दूसरी कौमें हैं उनकी जिम्मेदारी भी, क्योंकि हम कुंतुम खैर उम्मत हैं, इसलिए हमको उनके लिए जो है इन पॉलिसी को पता करना और उसको जो है कैसे काउंटर करना, इसकी कोशिश करनी चाहिए। अगर आप पॉलिसी पढ़ेंगे, मैं मुख्तसर में जो है 25-20 मिनट बचे मेरे पास, 20-25 मिनट में, इसमें आपको पूरी पॉलिसी का जो है खुलासा पेश करने की कोशिश करूँगा। अगर पॉलिसी पढ़ेंगे आप तो ये पॉलिसी का भी इतना बड़ा एक मजाक हुआ जब ये फर्स्ट टाइम अपलोड हुई वेबसाइट पर, गवर्नमेंट की वेबसाइट पर, तो ये 67 पेज की थी, 67 पेज था। 3 दिन बाद 66 पेज हो गया वो, क्योंकि लोगों ने बताया कि उसमें कॉपी पेस्ट हो गए 2-3 पेज, तो देखा ही नहीं था किसी ने। तो यहाँ से ही शुरुआत होती है इसकी। तो ये 66 में से भी 2-3 प्रीफेज है उसके बाद टोटल 64 पेजेस है जिसमें पॉलिसी मुनसर है, और उसमें भी आधी पॉलिसी 64 में से 32 पेजेस जो है स्कूल एजुकेशन पे है। स्कूल एजुकेशन हम सबको मालूम है, स्कूल है, सब है। आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? स्कूल सबके पास है, प्रॉब्लम क्या है स्कूल एजुकेशन में? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि टीचर पढ़ाएं कैसे। टीचर को इतने काम दिए गए हैं कि टीचर पढ़ाएगा कब? पढ़ाई के अलावा सब करता है टीचर। कुछ मिसालें देता हूं मैं। स्वच्छ भारत अभियान चला था, आपने सुना होगा, उसमें खुले में शौच करना मना था। तो राजस्थान में टीचर्स को क्या नौकरी लगी थी पता है आपको? सुबह 5 से 7 बजे तक खुले में जो लोग शौच करते हैं उसकी फ़ोटो निकालना है उनको जाकर। हिंदुस्तान में जो काम कोई डिपार्टमेंट नहीं करता वो टीचर को दिया जाता। और ठंडी के दिन में टीचर्स ने इतना मार खाया है वहाँ पे, वो आप देख लीजिए, न्यूज़ पढ़े हुए उसके। उज्जैन में कुंभ मेला लगता है, जहाँ पानी नहीं है, 4000 करोड़ खर्च करके पानी लाया जाता है और मेला, कुंभ मेला मनाया जाता है। उसके बाद वो सूख जाता है, पानी होता ही नहीं वहाँ, क्योंकि वो बाहर से लाते हैं। तो उस कुंभ मेले में टीचर्स की नौकरी लगी थी, प्राइमरी टीचर्स की। क्या नौकरी थी? वहाँ जॉब दिया गया था, उनको ड्यूटी दी गई थी। क्या ड्यूटी थी? जो भाविक आ रहे हैं वहाँ से देखने के लिए, उनकी चप्पल संभालना है, ये ड्यूटी दी। तो ये टीचर को जो मकाम गिराया गया है आपसे, और क्या कहते हैं, गुरु पूर्णिमा आते ही गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु सब गुरु, और उसको काम क्या लगाते हैं? तो ये जो है इस टीचर पर इतना बोझ है पहले से कि वो पढ़ाए कैसे, ये सवाल है। अब इस पॉलिसी में क्या पढ़ाए उस पर जोर ज़्यादा है, कैसे पढ़ाए इस पर नहीं है। क्या पढ़ाना चाहिए उस पर पूरा जोर है, और पूरा सिलेबस उसी पे जोर देता है। तो ये 32 पेज जो है आप पढ़ेंगे तो आपको उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। मैं बताऊंगा आपको क्या सिखाया जाएगा स्कूल एजुकेशन के अंदर। 19 पेज हायर एजुकेशन पर है, हायर एजुकेशन कैसा होगा। फिर अदर की एरियाज ऑफ फोकस है, वो 9 पेजेस है। उसके बाद हाउ टू मेक इट हैपन, ये सब बड़ी वाली बातें जो की जा रही हैं ऊपर 60 पेजेस के अंदर, ये कैसे होगा, ये सिर्फ 4 पेजेस पे, जबकि सबसे ज़्यादा किस पे होना चाहिए था? इसको लागू कैसे करेंगे इस पे होना चाहिए था, पर वो 4 पेज है सिर्फ, हाउ टू मेक इट हैपन। अब ये अगर आप देखेंगे इसकी तकसीम आपने सबने सुना, 10+2 को इन्होंने उड़ा दिया और 5+3+3+4। 5 साल पहले प्राइमरी एजुकेशन लेगा, उसके बाद जो है मिडिल एजुकेशन लेगा, फिर उसके बाद जो है हायर एजुकेशन लेगा, और उसके बाद जो है वो कॉलेज में जाएगा। अब कॉलेज के अंदर का अलग है, वहाँ भी ग्रेजुएशन 4 साल हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन 1 साल हो गया, फिर पीएचडी मिलेगा। वो पूरा एक पूरा ड्राफ्ट है, आप देखेंगे तो पता चलेगा। तो इसमें सबसे पहले जो जोर है स्कूल पे, उसकी वजह ये है कि हिंदुस्तान में जिस आइडियोलॉजी के ज़रिए या हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है या ये बात की जा रही है, उसकी आइडियोलॉजी जो है अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा आपको कि आरएसएस का सबसे ज़्यादा काम स्कूल के अंदर है। आप स्कूल एजुकेशन पे देखेंगे तो आरएसएस ने एक पूरी जो है मुहिम छेड़ रखी है। आपको एक नाम बताता हूँ जो बहुत मशहूर नाम है, श्याम गुप्ता, आपने सुना नहीं होगा। श्याम गुप्ता जो है ये
नासा का साइंटिस्ट था, इसने नासा 78 के अंदर नासा छोड़कर आया है ये हिंदुस्तान के अंदर। इसने और इसकी बीवी ने जो है एकल विद्यालय शुरू किए। आज 5 लाख से ज़्यादा एकल विद्यालय हैं पूरे दुनिया हिंदुस्तान के अंदर। और एकल विद्यालय क्या है? ये आरएसएस का केडर है। इन्होंने जो ट्राइबल एरिया होता है जहाँ आदिवासी लोग रहते हैं, वहाँ जाकर एक टीचर पूरे गांव को पढ़ाता है। और क्या पढ़ाता है? अब जो पॉलिसी का हिस्सा बन गया, उस वक्त पॉलिसी का हिस्सा नहीं था। वो पढ़ाता है संस्कृति क्या है, हमारे रस्मों रिवाज क्या हैं, हमारी पूजा क्या है, हमारा पाठ कैसे है, कौन से दिन क्या करना चाहिए, ये करता है। और ज़िंदगियाँ लगा दी उन्होंने। आज ये इतना बड़ा नेटवर्क बन गया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है कि ये सब स्कूल में कन्वर्ट हो जाएंगे और इन सबको जो है गवर्नमेंट जॉब होगा। जो भी एकल विद्यालय में काम करते थे वो सब जो है गवर्नमेंट पे करेगी उनको। तो ये स्कूल के अंदर सबसे ज़्यादा जोर है इनका। उसकी वजह यही है कि इनकी पहुंच ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल ही है। हायर एजुकेशन के बारे में इनका देखेंगे आप तो पता चलेगा कि हायर एजुकेशन तो इन्होंने गिरवी रख दिया है फॉरेनर्स को। 100 फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ आएंगी इंडिया के अंदर और वो एजुकेशन सुधारेंगी। यहाँ जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने कहा कि भाई आप हिंदुस्तान का दर्जा बढ़ाने की बात कर रहे हैं और बाहर से 100 यूनिवर्सिटी लाएंगे तो दर्जा कैसे बढ़ेगा? 100 यूनिवर्सिटीज़ लाएंगे और उनको पूरी इजाज़त होगी कि वो जितनी फीस रखना चाहे रखें, जो सिलेबस रखना चाहे रखें, सब पढ़ाएं। तो वो तो पहले से ही मेयारी है। आपका क्या भला होगा इसमें? जिसके पास पैसा होगा वो वहीं पढ़ेगा। और यही पॉलिसी का असल है कि पैसे वाला ही पढ़ेगा और ख़ास कौम ही पढ़ेगी। तो आप देखिए स्कूल की पॉलिसी के अंदर स्कूल में पहले 5 साल क्या पढ़ाया जाएगा? ना लिखना, ना पढ़ना, ना मैथमेटिक्स, कुछ नहीं। पहले 5 साल। 3 साल से स्कूल शुरू हो रही है। आपने देखा होगा अभी यूपी के अंदर मदरसे का सर्वे हुआ, पूरे कितने साल के बच्चे पढ़ते हैं, कौन से क्लास से बच्चे हैं वहाँ पे करके। ये पूरा सर्वे आधार मैंडेटरी करके किया गया। और इसका वजह यही थी कि अब 3 साल के बाद हर बच्चे को स्कूल के अंदर नाम दिखाना पड़ेगा। एनरोलमेंट 3 साल से होगा। अब पहले कब होता था? केजी यूकेजी करते तो करते, नहीं तो फर्स्ट में एडमिशन हो जाता था 6th स्टैंडर्ड में। अब नहीं, 3rd के अंदर उसका एनरोलमेंट दिखना चाहिए स्कूल के अंदर। 3 साल का होगा और 8 साल तक 5 साल उसका प्री एजुकेशन होगा। और प्री एजुकेशन में क्या पढ़ाया जाएगा? आप देख लीजिए, एनईपी कहता है यहाँ भारतीय संस्कृति कूट कूट कर भरी जाएगी बच्चों के अंदर। और वो क्या है? पंचतंत्र पढ़ाया जाएगा, हितोपदेश पढ़ाया जाएगा, हमारे जो महान लोग थे उनकी कहानियाँ पढ़ाई जाएंगी। और उनके सब नाम आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो सब वो ब्राह्मण हैं जो मनुस्मृति को जो है जिन्होंने लागू किया था हिंदुस्तान के अंदर। उनका नाम देखिए, महर्षि चरक है, सुश्रुत है, आर्यभट्ट है, भास्कराचार्य है, ब्रह्मगुप्त है। ये सब पढ़ाए जाएंगे और इनकी जो बातें पढ़ाई जाएंगी बच्चों को 5 साल तक। और ये वो वक्त होता है कि जिसके अंदर इंसान का 70% दिमाग बन जाता है किसी भी चीज़ के बारे में। उसको टारगेट किया इन्होंने कि पहले 5 साल में ये पढ़ाया जाएगा। तो और पहले 5 साल के अंदर जो है उसके अंदर कुछ अखलाक पैदा करेंगे। वो क्या अखलाक हैं उसकी नाम लिखे उन्होंने। उनके अंदर सेवा, उसके बाद जनन, प्रज्ञा, निष्कर्म कर्म, त्याग, अहिंसा और सत्य, ये क्वालिटीज़ पैदा होंगी उनके अंदर। अब क्या है ये? इसको एक एक देखिए आप। अभी जो एक तकरीर थी उसके अंदर टॉपिक था एथिकल रीजनिंग टू साइंटिफिक रीजनिंग टू एथिकल रीजनिंग। एनईपी कहता है एथिकल रीजनिंग होती है। एथिकल रीजनिंग क्या है? आपने सुना होगा ना, रीजनिंग होती है। रीजनिंग का मतलब होता है 5 जो हमारे हवा से खमसा है इसके ज़रिए कोई चीज़ को समझना। ये वेस्टर्न थॉट है। साइंटिफिक तौर पे वो कहते हैं कि भाई इसमें जो आता है वो समझ में आती है बात। अब इन्होंने कहा कि इससे आगे बढ़कर उसको कहा जाता है प्रज्ञा। सबूतों से ऊपर हटके जो चीज़ होती है उसको प्रज्ञा कहा जाता है। उसके बुनियाद पे फैसले होंगे। मिसाल के तौर पे बाबरी मस्जिद का फैसला देख लो आप। बाबरी मस्जिद का फैसला सबको मालूम है। एक बहुत मशहूर रिपोर्टर है निरंजन टकले, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर है, आपने सुना होगा सब उसको। निरंजन टकले कहता है कि जब फैसला हुआ, क्योंकि वो बीजेपी के खिलाफ बहुत बोलता है, आरएसएस के खिलाफ, उसके पास एक रिपोर्टर आया फैसला होने के बाद बाबरी मस्जिद का और कहा कि निरंजन जी अब तो फैसला हो गया, कोर्ट ने भी मान लिया,
तो उसने कहा मैं आज खुश हूँ कि राम जी मौजूद नहीं है, अगर राम होते तो राम शायद हो सकता है खुदकुशी कर लेते। उसने कहा ऐसा क्यों? उसने कहा कि पूरा फैसला पढ़ लो, फैसले में क्या है? फैसला कहता है कि बाबरी मस्जिद कोई मंदिर तोड़ के नहीं बनाई गई, बाबरी मस्जिद किसी गलत ज़मीन पे नहीं बनाई गई, बाबरी मस्जिद कोई चीज़ गलत नहीं थी, बाबरी मस्जिद 92 में जो तोड़ा गया वो गलत, जिन्होंने रखा वो गलत, सब गलत। पर फैसला क्या है? क्योंकि अब ये हिंदुओं के कब्जे में है तो इसको दे देना चाहिए हिंदुओं को, ये फैसला है। तो उसने कहा कि अगर राम जी कोर्ट में जाते सीता को लेकर, सीता किडनैप होने के बाद, तो सुप्रीम कोर्ट कहता कि रावण बहुत खराब आदमी है, इसने जो किया बहुत गलत किया, इसने किडनैपिंग बहुत गलत की, पर क्योंकि अब साल भर से रह रही है तो उसके साथ रहना चाहिए। ये है प्रज्ञा। उसूल कुछ नहीं चलते, दलाइल नहीं चलते, दलाइल से बढ़कर कुछ होगा। इसलिए आप देखते हैं कि कोर्ट के अंदर आजकल सब चल रहा है, बातें बहुत होती हैं कोर्ट के अंदर, पर फैसला कुछ और होता है। तो ये उसकी बुनियाद डाली जाएगी कि लोग उसको यकीन करेंगे कि हाँ, कि जो है गटर के अंदर से जो गैस निकलती है उससे भी गैस चलती है, उससे आदमी चाय बना सकता है। ये जो है ना, ये सब प्रज्ञा की बातें हैं जो दलाइल से ऊपर है। तो ये सिखाया जाएगा। दूसरा, सेवा। सेवा क्या है? पूरी दुनिया जो है किसकी सेवा के लिए बनी हुई है? अगर आप मनुस्मृति पढ़ेंगे या ब्राह्मण पूरी पढ़ेंगे, ब्राह्मणवाद, उसके कहा जाता है कि ब्राह्मण की सेवा के लिए बनाएंगे। बहुत मशहूर नाम है शबरी, आपने सुना होगा। शबरी मशहूर क्यों है? क्योंकि उसका फल खा लिया ऊंची जात वाले ने, इसलिए शबरी मशहूर है। तो ये निष्कर्म सेवा जो है ना, निष्कर्म करना, कि कोई चीज़ की उम्मीद नहीं रखते हुए सेवा करना, तो ऐसी नस्ल पैदा करनी है, ऐसी नस्ल परवान चढ़ानी है कि जो इस ब्राह्मणवाद या इस बड़ी ज़ात के लिए वो खुद ब खुद जो है उसकी सेवा के लिए उसको फ़ख्र महसूस करेगी। इसलिए आप देखते हैं हनुमान क्या है, मिसाल दी जाती है हनुमान की, निष्कर्म सेवा। अभी जो आदि पुरुष पिक्चर आई थी उसके राइटर ने कहा कि हनुमान भगवान नहीं है, हनुमान क्या है? सेवक है, सेवक है वो। तो सेवक बनने में फ़ख्र महसूस करना चाहिए, तो ये सिखाया जाएगा। अहिंसा, बार बार आप सुनते हैं, जो मुल्क जो है अपनी इकोनॉमी का 38 से 40% खर्च करता है वेपन्स के ऊपर, वो बात किसकी करता है? यूएन में जाके प्राइम मिनिस्टर करते हैं कि हमने युद्ध नहीं दिया, हमने बुद्धा दिया, हमने युद्ध नहीं दिया, हमने बुद्ध दिया। और खर्च कितना करते हैं मिलिट्री पे? 40% अपना जीडीपी। और एजुकेशन पे कितना खर्च करते हैं? 3.5%। ये है। तो अहिंसा तो बात कहने के लिए, पर अहिंसा के बदले क्या है? अहिंसा का मतलब ये है कि लड़ना भिड़ना सिर्फ क्षत्रियों का काम है, इसलिए हथियारों की भी पूजा होती है, सबकी पूजा होती है। कौन? क्षत्रिय के लिए। हमारा काम नहीं है, बाकी सब कौमों का काम नहीं है लड़ना भिड़ना, उनको अहिंसा आना चाहिए। और उसके बाद सत्य। आपने गांधी का भी सत्य सुना होगा, सबका सत्य सुना होगा। सत्य हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा फलसफा है। सत्य वो नहीं है जो हम समझते हैं। उनके यहाँ सत्य कहते हैं, सत्य इज रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब होता है ग्लास आधा है या पूरा है। आपको आधा भी दिख सकता है, मुझे पूरा दिख सकता है, मुझे आधा भरा हुआ दिख सकता है, आपको आधा खाली दिख सकता है, दोनों सत्य है। तो ये सत्य की जो परिभाषा है ये सिखाई जाएगी कि सत्य एक नहीं होता। शिर्क की बुनियाद क्या है? शिर्क क्या है? हर कंकर में शंकर, सब भगवान है। अच्छा आदमी ज़्यादा अच्छा हो गया, अगर आप भी थोड़ा अच्छा अखलाक से पेश आएंगे तो कहेंगे नहीं ये इंसान नहीं भगवान है। उनके यहाँ सबसे सस्ती चीज़ कौन सी है? भगवान। बीमारी कर देती है तो भगवान। कोरोना देवी बन गई क्योंकि भगवान बन गए, उससे डर लगता है। तो ये जो है सत्य, उनके यहाँ कोई एक चीज़ नहीं है जैसा हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ क्या है? हक हक है और बातिल हमारे यहाँ कुछ कबूल नहीं होता। पर उनके यहाँ ये सिखाया जाएगा कि सत्य एक नहीं होता, सत्य अनेक होता है। हर रास्ते से खुदा मिलता है, कहीं भी माथा टेको खुदा को पहुंच जाता है। ये जो तसव्वुर है मुशरिकाना,
ये डाला जाएगा। और उसी की वजह से आप देखते हैं आज इतने खुल्लम खुल्ला जुल्म की चीज़ें हो रही हैं, उसके बाद भी लोगों को कुछ लगता है कि नोटबंदी से बड़ा झूठ कुछ नहीं था। नोटबंदी के बारे में कहा गया कि ब्लैक मनी ख़त्म होगा, सबने कहा नहीं कि क्यों कर रहे हैं नोटबंदी, ब्लैक मनी ख़त्म होगा और 10 लाख करोड़ रुपए आएंगे और ऊपर के 6-6.5 लाख करोड़ ये जो है ब्लैक मनी पकड़ा जाएगा। हुआ क्या, बैंक में 16 लाख करोड़ वापस आए जैसे कि वैसे, सिर्फ एक लाख या 10 लाख कुछ नहीं आए, बाकी पूरा पैसा वापस आ गया। मतलब पूरी एक्सरसाइज बेकार हो गई। और जो 4,000 करोड़ खर्चा हुए ये सब करने के लिए वो अलग। आज भी पर मानते हैं क्या लोग? नहीं मानते लोग, गलत था करके। ऐसे कितने फैसले हैं जो हो रहे हैं पर लोग मानने नहीं, उनके यहाँ सत्य का तस्वुर यही है कि सत्य अनेक होते हैं, एक नहीं होता। तो ये जो तस्वुर है ये बच्चों के दिमाग में बिठाया जाएगा और उनको जो है ये सब चीज़ें जो है सिखाई जाएगी। और एक अहम चीज़ है स्वच्छता। बार बार आप देते हैं स्वच्छ भारत, स्वच्छता स्वच्छता, ये एक तस्वुर है, खाम ख्याली है। जैसा हमारे यहाँ कहते हैं ना, हम हमारे बहुत सारे गैर मुस्लिम कहते हैं कि मुसलमान सिर्फ जुम्मा के दिन नहाते हैं, मुसलमान सिर्फ जुमा के दिन नहाते हैं। पर जो मुसलमान भी जुमा के दिन नहाता होगा तुम्हारे 5 दिनों से अच्छा नहाता है वो, क्योंकि तुमको नहाना ही नहीं पता कैसे नहाते हैं। हकीकत है ये। मतलब अगर आप रहे होंगे, मैं तो रहा हूँ, मुझे पता है कि 2 लोटों में तो पूरा नहाना हो जाता है इनका, 2 लोटे में पूरा नहा लेते हैं। वजह उसकी ये है कि कोई चीज़ है ही नहीं इनके पास। पाकी के नाम पे जुल्म है। आज भी हिंदुस्तान के अंदर औरतों को जो हैज़ का दौरान हैज़ आता है, आज भी हिंदुस्तान में 4,000 औरतें मरती हैं सर्दी के दिनों में, क्योंकि यहाँ इनके यहाँ हैज़ के दिनों में औरत को बाहर निकाला जाता है। जो भी मजहबी आदमी होगा उसके घर में जाएंगे तो उसको औरत को बाहर रहना पड़ता है। आज भी यूपी बिहार वहाँ सब चले जाइए, बाहर गाय भैंसे जहाँ बांधते हैं वहाँ रखते हैं औरत को, जब उसको हैज़ आता है तो जवान लड़कियों को। उसमें 4,000 लड़कियाँ हर साल मरती हैं हिंदुस्तान के अंदर। ये है स्वच्छता। स्वच्छता के नाम पे कुछ नहीं है, सिर्फ जो है जैसा किसी ने कहा कि स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर वो लोग बन गए। जब स्वच्छ भारत अभियान निकला, वो लोग ब्रांड एम्बेसडर बन गए जो अपना बिस्तर भी नहीं झटकते, पर फोटो निकालने के लिए जो है झाड़ू लेके खड़े हो गए बस। और झाड़ू पकड़ना कैसा ये भी नहीं पता था बहुत सारे लोगों को, पर फोटो खिंचा दी उन्होंने। तो ये बचपन से ये डाला जाएगा 5 साल तक बच्चों को, और उसमें कहानियाँ, किस्से कहानियाँ, गाना, नाच, यही सब सिखाया जाएगा। म्यूज़िक, डांस, फोक कल्चर और रिवायात सिखाई जाएंगी, जो मैंने कहा एकल विद्यालय में होती थी वो सिखाई जाएंगी। उसके बाद आप देखते हैं अगला स्टेज जो है 3 साल का, ये फाउंडेशन स्टेज है। उसके बाद प्रिपरेटरी स्टेज है जो 8 से 11 तक होता है, 8 साल की उम्र से लेके 11 साल की उम्र तक। मतलब आदमी जो है 5th स्टैंडर्ड तक चला जाता है। तो यहाँ क्या सीखेगा, मतलब जो आज फर्स्ट से सीखता है वो उस वक्त सीखेगा तीसरी के बाद। वो क्या है, नंबर, न्यूमरिक, ज़ुबानें। 3 ज़ुबानों का आपने सुना होगा कि एनईपी 3 ज़ुबानें सिखाने का जो है दावा करता है कि 3 ज़ुबानें जो अपनी मादरी ज़ुबान में सीखो। अभी दिखाया है उसमें कि भाई उस ज़ुबान के अंदर किताबें आएंगी, सब ज़ुबानों के अंदर किताबें आएंगी। तो ये 3 ज़ुबानों का चक्कर क्या है, और संस्कृत को उसमें प्रमोट किया जा रहा है, संस्कृत यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, संस्कृत सब जगह बताया जा रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो इसकी पता चलेगा आपको। एक बहुत पुराना नाटक है जिसके अंदर जो है मृच्छ कथिका करके एक नाटक था, जिसके अंदर जो है सुदरा का इसने लिखा था नाटक। उसमें उसने बताया था 3 कैरेक्टर होते हैं उसमें, मतलब 3 अलग अलग गिरोह होते हैं। एक गिरोह होता है जो संस्कृत बोलता है, जो सबसे महज़िब होता है। दूसरा होता है जो वहाँ की अपनी भाषा बोलता है देहात की, और तीसरा पाली ज़ुबान कहता है। तो ये जो है उन्होंने डिवाइड किया पूरी सोसाइटी को कि आला जो लोग होंगे वो संस्कृत बोलेंगे। आज भी हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ क्लास सिस्टम चलता है, अंग्रेज़ी बोलने वालों को इज़्ज़त की जाती है। हमारे उस्ताद थे मौलाना मुजाहिद कासमी, जिनसे हमने पूरा दीन सीखा। वो कहते थे कि इंग्लिश से इतने मरूब हैं यहाँ हमारे लोग कि अगर आप किसी मौलवी के सामने इंग्लिश बात करोगे तो खामोश हो जाए, इतनी ज़्यादा मरूबियत है। ये ज़ुबान की मरूबियत होती है। इसलिए संस्कृत को बार बार लाया जा रहा है, क्योंकि संस्कृत जिसको आएगी उससे मरूबियत होगी लोगों को, और उसको एक आला ज़ुबान बताया जाएगा। और ये 3 ज़ुबानों का ये जो है, ये जो इनका सेकंड स्टेज है उसमें ये सिखाया जाएगा, जिसके अंदर प्रिपरेटरी स्टेज जो है 3 से 5th तक ये होगा, और इसके अंदर नंबर और ये सिखाया जाएगा। उसके बाद मिडिल स्टेज है
यहाँ से शुरू होता है असल वर्ण व्यवस्था, जो 25 साल के अंदर ये दावा कर रहे हैं जो होगा 25 साल के अंदर, उसका यहाँ से स्टेज शुरू होता है। वो स्कूल 6th से शुरू होता है। 6th से लेके 12th तक इन्होंने मैंडेटरी किया है कि 6ठी के अंदर वोकेशनल ट्रेनिंग होगी। वोकेशनल ट्रेनिंग क्या है? वोकेशनल काम क्या है? सुतार काम, चमार काम, ये जितने काम है ये सब वोकेशनल ट्रेनिंग है। एनईपी कहता है कि बच्चे को मैंडेटरी अर्न, मतलब उसको कमाई करनी चाहिए, पैसे कमाना चाहिए उसको। 6ठी से उसने काम करना शुरू करना चाहिए और वोकेशनल ट्रेनिंग पेड इंटर्नशिप करके दिखाना चाहिए उसने। छुट्टियों में उसने काम करना चाहिए। और ये जिम्मेदारी किस पे है? टीचर पे। टीचर उसकी सलाहियत पहचाना, जैसा भाई ने बताया पॉलिसी कहती है कि कास्ट जो डेमोग्राफी है उसको ध्यान में रख के टीचर देखेगा। क्या करेगा? मोची के बेटे को जा बाबा 1 महीने तो मोची का काम करके आ। और पॉलिसी ये है कि 6ठी से 12वीं तक बच्चे ने कमाना शुरू करना चाहिए और उसके बाद खुद के पैसे से हायर एजुकेशन लेना चाहिए। हम सब जानते हैं हिंदुस्तान के अंदर बच्चा जब कमाने लगता है तो क्या करता है। हमारे यहाँ टीचर भी जब कमाने लगते हैं तो पढ़ना बंद करते हैं। दूसरे तो और बात है, कई टीचर्स होंगे उनको पूछ लीजिए कि आखिरी किताब कौन सी पढ़ी थी, पूरी तो याद नहीं होगी उनको। तो यहाँ जब कमाई पैसा हाथ में लगता है तो हाल ये है कि पूरी पढ़ाई ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ दावा ये किया जा रहा है कि भाई बच्चे पढ़ेंगे, पैसा कमाएंगे और हायर एजुकेशन पे खर्च करेंगे। क्यों? क्योंकि हायर एजुकेशन महंगा हो जाएगा। तो ये वो फेज़ है कि जिसके अंदर वोकेशनल ट्रेनिंग के नाम पे बच्चों को उस तरफ वर्ण व्यवस्था की तरफ ले जाया जाएगा और एक पूरी फौज तैयार हो जाएगी जो वोकेशनल ट्रेनिंग करके जो है तैयार रहेगी। उसके बाद जो है अगला स्टेज जो है, उसके बाद जो है बताया जा रहा है 4 जब हो जाएगा 8 से 4 तब जाएगा तो कोई आर्ट साइंस कुछ नहीं रहेगा। आज जैसा चलता है ना, आर्ट साइंस कुछ नहीं होगा। अभी हमने लागू किया है, हमने खुद उसका हिस्सा हूँ मैं भी, कि हमने कॉलेज में किया है कि आज आपको साइंस की ज़रूरत नहीं। आप बीए इंग्लिश लेते हो आज, तो आप बीए इंग्लिश के साथ कंप्यूटर साइंस पढ़ सकते हो। ये फैसिलिटी है आज हायर एजुकेशन के अंदर। ऐसा रखा गया है कि कोई बैरियर नहीं होगा। और जो कोर कोर्स पढ़ता था पहले, वो उसको 50% कर दिया है। मतलब पहले कंप्यूटर साइंस पढ़ते थे तो लोग 80 से 90% कंप्यूटर साइंस ही पढ़ते थे। अब सिर्फ 50% पढ़ेगा वो, और बचे हुए 50% दूसरी चीज़ें पढ़ेगा। तो हायर एजुकेशन के अंदर 2035 तक गवर्नमेंट का मानना है कि आज 53,000 कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया के अंदर, और 2035 आते आते वो कम होके 12,000 रहेंगी बस। ये पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया ना। क्यों? क्योंकि या तो प्राइवेट कॉलेज रहेगा या तो ऑटोनॉमस रहेगा, कोई एफिलिएटेड कॉलेज नहीं रहेगा जिसको गवर्नमेंट देगी। तो अभी जो बात चल रही थी लोन बेस्ड एजुकेशन की, पहले मैंने बताया स्कूल एजुकेशन के अंदर अभी 2017 से लेकर 2022 तक सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर तकरीबन 34,000 स्कूल बंद हुए हैं सिर्फ महाराष्ट्र में। जहां 10 से 20 से, अभी उन्होंने आंकड़ा दिया था पहले 10 से कम बच्चे स्कूल बंद करो, 4,500 स्कूल उसमें बंद हो गई। 20 से कम बच्चे हैं वो स्कूल बंद करो, तो वो जो है तकरीबन 16,000 स्कूल हो गई थी। अब उन्होंने निकाला है 40 से कम बच्चे हैं अगर किसी जगह तो बंद कर दो स्कूल। कौन से स्कूल? जो गांव के अंदर चलते थे, छोटे छोटे गांव के अंदर, वो सब बंद हो जाएंगे। उसका मॉडल उन्होंने पूना में शुरू किया है, महाराष्ट्र के अंदर मुड़शी के अंदर। मुड़शी एक जगह है जहां 16 किलोमीटर के अंदर जितने स्कूल थे सब बंद कर दिए उन्होंने, और एक स्कूल बनाया उन्होंने जहां 34 टीचर लगते थे वहां अब 8 टीचर लग रहे हैं बस, और सबको वहां आना पड़ता है 16 किलोमीटर पढ़ने के लिए। तो ये पॉलिसी जो है एक्सक्लूजन पॉलिसी है, कैसे ख़त्म किया जाए। हायर एजुकेशन के अंदर भी यही है, क्योंकि आज तो बच्चे भर का आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे ट्यूशन लगाते हैं, कुछ नहीं भी लगाते, उसके बाद भी नीट कर लेते हैं, उसके बाद भी जो है आईआईटी क्रैक करते हैं क्योंकि मेहनत करते हैं। आगे ये सब नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम नहीं रहेगी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं रहेगी, ओलंपियाड रहेगा। ये सब एग्ज़ाम्स के लिए ओलंपियाड होगा, और ओलंपियाड कौन चलाएंगे? जो आज इतने बड़े माफिया बैठे हुए हैं ट्यूशन्स के, जो कोटा से पूरा रेगुलेट होता है, उन्हीं के पास सब पहले आते हैं, उन्हीं के बच्चे फर्स्ट आते हैं। कैसे आता है? क्योंकि मॉडल ही वहीं से बना हुआ है। तो ये सेंट्रलाइज मॉडल होगा, और ओलंपियाड जो बच्चे उनके पास होंगे वही पास होंगे, उन्हीं को हायर एजुकेशन मिलेगा।
और बाकी लोगों को कोई गवर्नमेंट नहीं होगा। जैसा बताया ना, सब्सिडी बेस से पहले क्या था, एजुकेशन तालीम का जो इंडिया था, इंडिया में गवर्नमेंट लेती थी खर्चा। आज कोई एससी का बच्चा, माइनॉरिटी का बच्चा स्कूल में कॉलेज में पढ़ता है तो उसकी फ़ीस गवर्नमेंट देती है, उसको सब्सिडी मिलती है। आज बच्चा इंजीनियरिंग करता है, मुस्लिम बच्चा, तो उसको 50-70 हज़ार 80 हज़ार फ़ीस है, तो 50 हज़ार उसकी माइनॉरिटी स्कॉलरशिप देती है गवर्नमेंट जो कॉलेज को। ये सब्सिडी कहा जाता था इसको। अब ये बंद होगा, एनईपी में नहीं है सब्सिडी, एनईपी में है लोन बेस्ड। कॉलेज को लोन मिलेगा, अगर वहाँ का रिजल्ट अच्छा होगा तो वो लोन कंटिन्यू होगा, नहीं तो बंद हो जाएगा। तो ऐसा करके पूरे कॉलेजेस बंद हो जाएंगे जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, और एक कॉलेज के अंदर सब होना चाहिए। डांस का भी डिपार्टमेंट होना चाहिए, इंजीनियरिंग का होना चाहिए, मेडिकल का होना चाहिए, सोशल साइंस का होना चाहिए, सब होना चाहिए, और मल्टी डिसिप्लिनरी होना चाहिए। उसको नहीं होगा तो क्या होगा, बंद हो जाएगा। ये सब पॉलिसी बनाई दी गई है हायर एजुकेशन तक कि ये लोग जो है इसको अडॉप्ट करें, और इसके अंदर जब जाएंगे तो खुद ब खुद जो है उसके अंदर कैसे होगा। बात रिजर्वेशन कहीं नहीं है, पूरी पॉलिसी रिजर्वेशन को नेगेट करती है, ख़त्म करती है। रिजर्वेशन है ही नहीं कहीं भी। तो जो लोग ये समझ रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमान तो अपने अकीदे की फ़िक्र में सब करते हैं, उनको पैसे से लेना देना नहीं है, गवर्नमेंट जॉब की ज़रूरत नहीं है, वो तो अपने ईमान के लिए ये सब कर रहे हैं। पर काफिरों के लिए जो दुनिया है वो भी छिनने वाली है, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं रहने वाला। आज के दौर में जहां दलितों को फैसिलिटी है, उसके आंकड़ा बता रहा हूं मैं आपको, 2019 से 2021 तक गवर्नमेंट का आंकड़ा है। वो कहते हैं कि 2461 लोगों ने ड्रॉप आउट लिया है आईआईटी से, और सब दलित थे। इनके साथ जो रवैया अपनाया गया वहाँ पे, उसमें से 2000 बच्चों ने छोड़ दिया कॉलेज। ये आज हो रहा है, आज के दौर में। आगे सोचिए कि क्या होगा। उस आईआईटी के अंदर जहाँ एडमिशन के लिए 22 लाख लोग एग्ज़ाम देते हैं, 22 लाख हर साल आईआईटी के लिए 22 लाख लोग एग्ज़ाम देते हैं। 16,000 सीट होती है उसमें, सिर्फ आईआईटी और एनआईटी मिला के। उस 16,000 में से जो बच्चे आते हैं उसमें से 2,000 बच्चे छोड़ के चले गए। तो आप बताइए कि कितनी ज़ात पात होती है वहाँ पे। बहुत मशहूर वाक़यात है। अभी बम्बई का वाक़या चल रहा है, अभी भी केस चल रहा है, अभी जो पिछले 3 महीने पहले हुआ था, जिसने बच्चे ने सुसाइड कर लिया फर्स्ट ईयर में, दलित बच्चे ने। तो ये जिस मुल्क के अंदर इतनी जो है ये ज़ात पात चलता है। आईआईएम के बारे में आता है कि आईआईएम जो है सिर्फ जो है 75,000 सीट है उसके अंदर, उसके अंदर से भी जो है हर साल 100 से 200 बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं, या तो सुसाइड कर लेते हैं तो छोड़ देते हैं दलितों। तो ये जो सब बातें बताई जा रही हैं इस पॉलिसी के अंदर, और बहुत सारी मज़ीद ज़्यादा चीज़ें इसमें, पर ये सब इसलिए है कि मुसलमानों को, या सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, इंसानियत को कैसे इसका खून निचोड़ा जाए, और इसको उस पुरानी प्रथा वर्ण व्यवस्था जिसमें इल्म का सरमाया ब्राह्मणों के पास होगा, हुकूमत क्षत्रिय करेंगे, वैश्य जो है काम करेंगे, और सबकी सेवा में जो है दलित रहेंगे, या जो भी कौमें हैं वो सेवा में रहेंगी। ये तसव्वुर के साथ ये पॉलिसी बनाई गई है, और 2035 के अंदर इसको, उनका कहना है कि 2035 तक। अब कल का अगर देखेंगे तो वो कह रहे हैं कि भाई कुछ आगे चला गया, और उनका वो जो है उनका कहना है कि भाई और 2040 तक भी हो सकता है। तो पूरा वर्ण व्यवस्था एस्टैब्लिश हो जाएगा। फेज़ बाय फेज़ सब चल रहा है, उसके अंदर ये एजुकेशन पॉलिसी लाकर जो है ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। और मैं इसी शेर के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि जिसमें मतलब ये हमारा मकसद क्या है, उसके ऊपर मैं ख़त्म करता हूँ कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।